सुप्रभात। हमने दूसरा पार्ट शुरू किया था पिछले वीडियो में आपने देखा दादी माँ पार्ट संख्या 2 जो शुरू किया था उसका कुछ अंश ही पढ़ पाए थे। शुरुआती 2 पेज हमने पढ़े थे और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे पेज संख्या 6 से। पिछले अंश में हमने पढ़ा कि लेखक अपने बचपन के दिनों की याद के बारे में लिख रहा है। लेखक ने बचपन के दिनों की याद के बारे में बताया आपको और अपनी दादी माँ से संबंधित कुछ बातें बताई। दादी माँ की लेखक को याद आ रही है, हालांकि लेखक की अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में एक दिन अचानक उसे वापस उन दिनों की याद हो आती है जब वह बचपन में झाग भरे पानी में कूदा करता था और उसे ज्वर अच्छा लगता था। जब भी ज्वर आता उसको बुखार होता तो उसे अच्छा लगता, वह उसे बुलाना चाहता क्योंकि उसे उस बुखार के समय में दादी माँ की सेवा का लाभ मिलता, दादी माँ का सानिध्य मिलता, उसका स्नेह मिलता। किस तरह से दादी माँ पल पल उसके पास में उस ज्वर को दूर करने के लिए लगी रहती, कोई न कोई कार्य करने में। तो वे बचपन वाले दिन उसे याद आ रहे हैं, दादी माँ की याद आ रही है। फिर दादी माँ का जो भी व्यक्तित्व है, जो भी चरित्र था, वह भी इसके माध्यम से सामने रखा है उसने। अब देखिए आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब किशन भैया की शादी का समय, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन हालांकि विशेष कठिन शब्द नहीं है, लेकिन यह एक आंचलिक भाषा में शब्द का तद्भव रूप बन गया है, इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है। कार का मतलब कार्य और परोजन का मतलब प्रयोजन, उद्देश्य। तो यहाँ कार परोजन का घर मतलब एक शादी समारोह का कार्य है और अभी शादी होने वाली है इस घर में, इसलिए कार्य प्रयोजन का घर है। शादी का काम यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। पड़ोसियों को अपना एक विशेष बहाना बताती, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। और दादी कहती कि मैं एक भी काम अगर अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। हालांकि दादी माँ ने देखो अभी कहा एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, जबकि जानने वाले सब जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन काम चाहे कोई सा भी हो, दादी माँ की उपस्थिति अनिवार्य थी। जब तक दादी माँ उपस्थित न हो तब तक वह कार्य शुरू नहीं होता था। और देरी का कारण विलंब का मतलब होता है देरी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निक्षार का मतलब होता है निकलने के लिए द्वार या निकास जिसे कहा जा सकता है, निकास द्वार, निकास या निकलने का मुख्य द्वार। तो लेखक एक दिन दोपहर को घर लौटा। बाहरी निक्षार में, बाहरी जो निकास मुख्य द्वार है उसमें दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी पर खींच रही थी, नाराज थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। और लेखक ने देखा पास के कोने में रामी की चाची दुबकी हुई खड़ी है। दुबकी रामी की चाची का नाम नहीं है, वो दुबकी हुई सी डरी सहमी सी खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। अब दादी माँ उसको डांट रही है और उसका नाम धन्नो है। तो दादी माँ ने कहा सोना होगा धन्नो, अब यह नहीं होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। और अब देखिए इसने सीधा सीधा पता चलता है कि दादी माँ ने उधार रुपए दे रखे हैं, कर्ज पे रुपए दे रखे हैं। यहाँ शब्द आया मैं सूद, ब्याज सहित। सूद का मतलब होता है ब्याज,
और मय का मतलब होता है सहित। हालांकि मय का मतलब शराब भी होता है, लेकिन हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थी होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, तो उनका वाक्य में प्रयोग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। यहाँ पर अर्थ होगा ब्याज सहित। मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। हो सकता है धनों को उधार दे रखे दादी माँ ने पैसे, और वे पैसे वापस धनों ने लौटाए नहीं अभी, और आगे से आगे बढ़ा रही है समय को कि अगली फसल कटेगी तब दूंगी। तो दादी माँ उस पर उसे डांट रही है, गुस्सा हो रही है। धनों ने कहा, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कहा, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब रामी की चाची ने कहा, दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कहा कि बिटिया की शादी है, घर पर बेटी की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का मतलब होता है पार पाना या मुक्ति, छुटकारा, उद्धार। अब उसने पैर पकड़ लिए, उसकी अपनी जो लाचारी थी, बेबसी थी, वह जाहिर की। दादी माँ ने कहा, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। तो लेखक बीच में बोल पड़ा, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा कि किसी तरह से इनके बीच में जो तनातनी है वह दूर हो। तो लेखक ने कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने किसी तरह से रामी की चाची का पक्ष लिया और कहा, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी ने कहा, चल चल, चला है समझाने। दादी माँ उस लेखक पर भी गुस्सा हो गई। उनका अलग एक स्वभाव, अलग व्यवहार, कड़क व्यवहार स्वभाव। तो लेखक ने कहा, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। यह जो प्रसंग हुआ था, यह जो घटना हुई थी, इस घटना को लेखक भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। और एक दिन रामी की चाची मिली रास्ते में, हालांकि उस घटना को कई दिन हो गए, उसके बाद की बात है। और उस दिन तो दादी माँ उस पर गुस्सा कर रही थी, और जो व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो उसके प्रति तो हमारा व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। लेकिन वह दादी माँ को पूतों फलो दूधों नहाओ, ये एक आशीर्वाद है, यह आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची। तो उसने विवल होकर कहा, भावुक होकर, विवल भावुक। उसने भावुक होते हुए कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। अब उसने कहा, धन्नो चाची ने कहा कि आपकी दादी कल आई थी और उसने दादी ने कहा था कि सारा पैसा छोड़ दिया, सारा जितना रुपया उधार दिया हुआ था वह भी छोड़ दिया कि नहीं लूंगी, और ऊपर से 10 रुपए का नोट और दिया और कहा, देखना धनो, तेरी बेटी जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी है, मैं तेरी बेटी है वह मेरी भी है, 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, उसकी शादी में कोई ऐसी दिक्कत न आए कि 10-5 रुपए की वजह से लोग हंसे। इतना कहकर गई वही दादी माँ जो उस पर बिगड़ रही थी। लेकिन उनका स्वभाव देखिए, बोलने में इतना कड़क स्वभाव था, उसके घर परिवार में सब लोग डरते थे उनसे, लेकिन मन में दया कितनी, दया का भाव भी कम नहीं था। तो तुरंत देखो उनका एक दूसरा रूप सामने आता है। एक रूप जो वह रामी की चाची को डांट रही है, और दूसरा रूप उसी रामी की चाची के घर जाकर उसका सारा रुपया छोड़ देती है, ऊपर से रुपए और देती है और कहती है, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई मत होने देना। तो रामी की चाची ने कहा, लेखक को कहा, देवता है बेटा, देवता। आपकी जो दादी माँ है वह देवता से कम नहीं है मेरे लिए। तो आज तो मैं जैसे उरीन हो गई। उरीन का मतलब, उरीन शब्द है
शुद्ध रूप है इसका ऋण, ऋण से मुक्त होना, जिसका अर्थ होता है ऋण से मुक्त होना। कर्ज से मुक्त होना, ये है ना। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो उसने कहा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। और रामी की चाची के मन में बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं, हालांकि उसे इतनी डांट मिली थी फिर भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि वह जानती है, वह इस बात को मानती भी है कि बड़े लोगों का काम है बाबू ये तो। रुपया देकर डांटे ही नहीं तो क्या लाभ, मतलब रुपया दे दिया उसके बाद छोड़ भी दिया, ऊपर से और रुपए दे रही हैं, तो कम से कम डांटने का तो उनका अधिकार बनता है। तो मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। हालांकि वह तर्क थोड़ा सा हटकर था, अलग था, अजीब था, लेकिन उस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब देखिए दूसरी घटना जो लेखक को याद हो आती है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। और हालांकि अब समय बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, आजकल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। 2-4 दिन पहले से ही पता चलता है कि इस अमुक घर में शादी है, वरना पता ही नहीं चलता। वह आनंद, वह उत्साह आजकल देखने को नहीं मिलता। लेकिन यह उस समय की बात है, काफी पहले के समय की बात है, जब परंपराएं जीवित थीं, जब अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत है वह जीवित थी, तब की बात है। तो विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, रात में नृत्य वगैरह भी होता है, अभिनय मंचन भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। और यह जो अभिनय, यहाँ जो अभिनय की बात की गई है, यह अभिनय होता है विशेष तौर से लड़के की जब शादी होती है, लड़के वाला जो परिवार होता है उसके परिवार में बारात के निकल जाने के बाद, बारात जब चली जाती है दुल्हन के गांव, दुल्हन के घर, तब उस रात्रि में यह जो अभिनय होता है उसकी बात की जा रही है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, क्योंकि सारे पुरुष सदस्य वे बारात में जा चुके होते हैं। इस वजह से सारे पार्ट हैं, अभिनय में जो भी रोल हैं, जो भी भूमिकाएं हैं, वे सारी औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। उसी किशन भाई, जो किशन है, किशन भैया है, उनकी शादी के ही दिनों की बात है। अब जो बारात चली गई और लेखक बीमार था, इस वजह से उस बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान का मतलब होता है बरामदा, बरामदा, दालान। तो मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इस वजह से घर पर ठहर गया, वरना वह बारात में जा चुका होता, लेकिन बाद में पहुंचा, बारात पहले निकल चुकी थी, इस वजह से वह भी ठहरा हुआ था। और एक और कौन, लेखक खुद, जो बारात में नहीं जा सका क्योंकि बीमार था। 2 पुरुष सदस्य घर में रहे और बाकी सारे चले गए थे बारात में, सभी औरतें थीं। औरतों ने उस पर आपत्ति की, और जो राघव दालान में सो रहा था उस पर औरतों ने आपत्ति की, क्योंकि उस अभिनय में पुरुष सदस्य नहीं रह सकता। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने उनकी आपत्ति को दूर करते हुए, उन पर बिगड़ते हुए, गुस्सा करते हुए कहा, लड़के से क्या पर्दा, इससे क्या राज, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। ये तो छोटा लड़का है और इसका और ब्रह्मा जी का मन तो एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, लेखक भी वहीं सो रहा था पास में। उसे उस अभिनय को देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। हंसी भी आ रही थी, लेकिन हंस भी नहीं सकता था, क्योंकि हंसने पर भेद खुल सकता था, पता चल जाता कि यहाँ पर कोई पुरुष सदस्य है, और वहां से भेद खुलने पर बाहर निकाल दिया जाता। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना और भेद खुलना आपस में
समानार्थी, मतलब भंडाफोड़ होना एक मुहावरा है और इसी का अर्थ होता है भेद खुल जाना। इसी मुहावरे का अर्थ यही दिया गया है। तो भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली, आसपास से जो भी पड़ोसी ने आई हुई थी, देवू की माँ ने चादर खींच ली और लेखक जहाँ सोया हुआ था, जो चादर ओढ़ रखी थी, उस चादर को खींच लिया और दादी से कहा, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है। हालांकि लेखक बच्चा नहीं था, लेकिन वो मजाक में, और कि भंडा फोड़ हो गया, पता चल गया कि भाई यहाँ जो सो रहा है, तो उन्होंने मजाक में कहा कि ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब उसने थोड़ा सा यूं ही मजाक में पीटना सा शुरू किया, निकालना, जबरदस्ती धक्के देके बाहर निकालना शुरू किया। तो दादी माँ बिगड़ी और कहा कि लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा। और जैसे ही सुबह रास्ते में लेखक को देवू की माँ मिली, तो रात वाली बात को याद करके लेखक ने उन्हें चिढ़ाया और कहा, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। और दादी माँ की शरण में, दादी माँ के पास में क्यों जा खड़ा हुआ, क्योंकि कोई सा भी अपराध होता, कर लेते, अगर कोई सा भी गुनाह हो जाता उनसे, तो जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, वहाँ पहुँच जाते, उसके बाद जैसे कि अभय दान मिल गया हो, फिर उन्हें कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दादी माँ के होते हुए उनको कोई कुछ कह नहीं पाता, सबको दादी माँ से डर लगता था। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। दादी माँ, उसकी विशेषता, उसका स्वभाव। लेखक ने लिखा है स्नेह और ममता की मूर्ति। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और ममता, माँ होने का भाव, ममता, मातृत्व। ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। आज वह सारी बातें याद आती हैं, छोटी छोटी जो भी बातें थी ऐसी। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। परिस्थितियों का वात्याचक्र। वात्याचक्र का मतलब होता है बवंडर। बवंडर, बहुत ज्यादा तेज हवा घूमती हुई चले इस तरह से, तो उसको बोलते हैं बवंडर। परिस्थितियों का वात्याचक्र। हालांकि यहाँ परिस्थितियों की बात, बवंडर की बात है, यहाँ वास्तव में हवा की बात नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियाँ किस तरह से आदमी को चक्र में घुमाती है, किस तरह से आदमी को बेबस कर देती है। तो परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। जिस तरह से बवंडर आता है, जैसे यहाँ बतूलिया वगैरह बोलते हैं अपनी भाषा में, तो बवंडर आता है, तो किस तरह से जो सूखे पत्ते होते हैं वे उसमें नाचते हैं, वो तो उड़ते हैं अपनी जगह छोड़कर, उन्हें उसके साथ में ही जाना पड़ता है, वह हवा उन्हें जबरदस्ती ले जाती है। उसी तरह से दादी माँ भी जानती थी कि परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन में कैसे आता है और किस तरह से वह नाचना चाहता है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। और जब से दादी माँ के पति, मतलब लेखक के दादाजी, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद से वे बहुत उदास रहती। उन्हें संसार सब कुछ माया जाल, धोखे का चक्र मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, और दादी माँ का मानना है कि उसके पति ने, लेखक के दादा ने भी उसे धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी हमेशा कहा करते थे दादी माँ को कि तुझे पहले आगे भेजूंगा, मतलब पहले मृत्यु को प्राप्त तू होगी, मैं तेरे बाद में जाऊंगा, ऐसा ढाढ़स बनाया करते थे। ये बातें बातों बातों में कहा करते थे। लेकिन दादी माँ को अब वे सारी बातें उनकी झूठी मालूम होती है कि देखो मुझे आगे जाने का कहकर स्वयं आगे चले गए, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता एक बरसाती पौधा होता है। कुकुरमुत्ता बरसाती पौधा जो बारिश के दिनों में खूब फल बढ़ता है। कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दी। कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले और मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, यह भी एक मुहावरा, और इसका अर्थ होता है धोखेबाज मित्र, धोखेबाज होना।
तो जो धोखेबाज मित्र थे उनकी शुभ चिंता ने, हालांकि शुभ चिंता कहने का मतलब यहाँ व्यंग्य है, अशुभ चिंता है, यहाँ वास्तव में कहने का भाव यह था और शुभ चिंता या व्यंग्य के रूप में लिखा गया है, क्योंकि धोखेबाज मित्र कभी शुभ नहीं सोचते। तो उन्होंने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। दादा के साथ में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, इस वजह से उन पर कर्ज भी काफी चढ़ गया। हालांकि कहानी अभी काफी लंबी है, आज के लिए बस इतना ही। आज का जो गृह कार्य है, ये सारे जो शब्दार्थ दिख रहे हैं, ये शब्दार्थ जहाँ जहाँ मैंने जिन जिन शब्दों के अर्थ बताए हैं ध्यान से देखना है वीडियो को, इसमें से ये शब्दार्थ लिखने हैं। इसके अलावा आगे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वे अभी जो पढ़ाया गया अंश है इसमें से है नहीं, इस वजह से अगले भाग में दिए जाएंगे। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ ये शब्दार्थ जो लिखने हैं याद करने हैं।